हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में, केंद्रीय बैंक का अर्थ एवं परिभाषा और केंद्रीय बैंक के कार्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बैंक, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देशों की अर्थव्यवस्था जर्जर अवस्था में आ चुकी थी और विभिन्न देशों में ये आवश्यकता महसूस की गई कि आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य होना चाहिए। राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण देश में केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के विकास की मांग उत्पन्न हुई। इसी के फलस्वरूप इसी कड़ी में 1920 में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन देशों में अभी तक भी केंद्रीय बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं उन देशों में मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिए उन देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र में ऐसे बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसी कड़ी में 1935 में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्रीय बैंक जो हमारे देश का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकार के अनिवार्य अपरिहार्य अंग के रूप में कार्य कर रहा है और राजकीय आर्थिक नीतियों से संबंधित सहयोग सरकार को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक क्या है, इस बारे में बात करते हैं हम। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो किसी देश के मुद्रा एवं साख नियंत्रण के क्षेत्र में एक निर्णायक संस्था के रूप में होता है। यह मुद्रा बाजार को गतिशील नेतृत्व प्रदान करता है तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं के लिए बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक किसी भी देश में मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए कार्य करता है। साथ ही देश में मौद्रिक और साख नीति का संपादन भी इसी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार को गतिशीलता प्रदान करता है। मुद्रा के निर्गमन का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। अन्य जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके लिए नीति नियम बनाना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके द्वारा किए गए कार्यों का ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे कार्य केंद्रीय बैंक के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा। सैमुअलसन ने इस बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, तो देखते हैं इसमें। सैमुअलसन के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे किसी देश की सरकार राजकोषीय व्यवहारों, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति तथा साख नियंत्रण के उद्देश्य से स्थापित करती है। तो इस प्रकार सैमुअलसन ने अपना जो मत प्रकट किया है, उनके विचारों के अनुसार केंद्रीय बैंक एक सरकार द्वारा स्थापित बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय व्यवहार, जिस सरकार की जो राजकोषीय व्यवहार हैं उन पर नियंत्रण करना, मुद्रा की पूर्ति पर और साख नीति पर नियंत्रण करना, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करना, ये सारे इन उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा एक बैंक की स्थापना की जाती है जो केंद्रीय बैंक कहलाता है। तो ये हमने इसकी परिभाषा देखी। इसी के साथ आगे हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्यों में देखिए सबसे पहला कार्य आता है मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं? देश में जो मुद्रा का निर्गमन करना है, मुद्रा का प्रकाशन करना है, प्रिंटिंग करना है, तो ये सारे कार्य मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रिंटिंग और निर्गमन से संबंधित कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक का एकाधिकार है मुद्रा प्रणाली में एकरूपता बनाए रखना, जनता का विश्वास बनाए रखना, मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता बनाए रखना, साथ ही साख सृजन पर नियंत्रण बनाए रखना,
सरकारी मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना, ये सभी मुद्रा निर्गमन से संबंधित कार्य केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक मुद्रा व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण कार्य संपादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार के बैंकर, प्रतिनिधि एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना। टू एक्ट एज गवर्नमेंट बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र। केंद्रीय बैंक सरकार के प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सरकारी बैंकर के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी संस्थाओं के वित्तीय कोष रखते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में जितनी भी सरकार को किसी न किसी बैंकिंग संस्था द्वारा अपने जो भी व्यवहारों का संचालन करना है, तो उसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी ये कार्य करता है। सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना हो, प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान करना है सरकार की ओर से, या सरकार के लिए आंतरिक और बाह्य ऋणों की व्यवस्था करनी है, या सरकार की ओर से किन्हीं विशिष्ट कार्यों अथवा सेवाओं के बदले में नियमित भुगतान करने या लेने आदि कार्यों के प्रतिनिधि के रूप में भी ये बैंक कार्य करता है। तो इस साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी, चाहे वह आर्थिक, व्यापारिक, राजकोषीय नीतियाँ हों, इन सब से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी को सरकार तक पहुँचाना, इन सब से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और उन समंकों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के कार्यों में सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में अपने कार्य संपादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कार्य है बैंक के रूप में कार्य करना। देखिए, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही देश के जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनसे विशेष संबंध रखता है। इसी के साथ बैंकर और ग्राहक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही व्यापारिक बैंकों को कौन कौन सी सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करनी है, वो सारे दिशा निर्देश इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। बैंकों को यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई उपस्थित होती है तो उस समय उन्हें वित्तीय सुविधा प्रदान करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक करता है। साथ ही साख व्यवस्था में जो लोच स्थापित करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस और बैंकों के साधनों में तरलता बनाए रखना, किसी के पास भी यदि बैंक के पास नगद कोष कम पड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में तरलता रूपी लिक्विड उसे प्रदान करता है, वो तरलता प्रदान करने का कार्य भी यही करते हैं। अंतिम ऋणदाताओं के रूप में कार्य करते हैं। समाशोधन गृहों की स्थापना करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक द्वारा ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य देखिए, बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। देखिए, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास, जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य होता है। हमारे देश में इसकी सीमा है 3% से लेकर 15% तक। कहीं पर भी केंद्रीय बैंक चाहे उस सीमा में कमी और वृद्धि कर सकता है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी तरलता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष रखना अनिवार्य है अपनी कुल जमाओं का। तो उन कोषों का संरक्षण करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक ही संपादित करता है। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक के पास बैंकिंग संस्थाएं अपने नगद कोष जमा कराती हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के कोषों का संरक्षण। देश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं उन सब के संरक्षण का कार्य भी केंद्रीय बैंक को करने पड़ते हैं। उसमें चाहे वो आंतरिक कोष है या बाह्य कोष है, दोनों में जितनी भी स्वर्ण धातुएं हैं, रजत धातुएं हैं या विदेशी मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, उन सबके सुरक्षा का कार्य, उन सबको रखने का कार्य, उन सब की व्यवस्था का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का ये दायित्व है कि देश में विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सरल बनाए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की उचित व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों से संबंधित सारे कार्य देश के केंद्रीय बैंक को संपादित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रह करना।
देखिए, देश में जितनी भी आर्थिक सूचनाएं हैं या आंकड़े हैं उनका संग्रह करना, उनका प्रकाशन करना आदि का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। इसी में देश में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी मौद्रिक नीति है, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, विदेशी व्यापार या विदेशी विनिमय है, या देश में मूल्य स्तर से संबंधित आंकड़े हो गए या औद्योगिक उत्पादन से संबंधित आंकड़े हैं, वो सभी आंकड़े एकत्रित करना और उन सब का विश्लेषण करना, प्रकाशन करना या देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराने का कार्य भी केंद्रीय बैंक से संबंधित होता है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है केंद्रीय बैंक द्वारा। सरकार को इन आंकड़ों से अवगत कराया जाता है, आम जनता को इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये सारे कार्य भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साख नियंत्रण का कार्य। साख नियंत्रण के कार्यों में आप देखिए, देश में मौद्रिक और साख नीति का नियंत्रण करना और संपादन करना इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है। देश में यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसे किस प्रकार से कम किया जाएगा ताकि कीमतों में स्थायित्व लाया जा सके, या मुद्रा के संकुचन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत कम मात्रा में निर्गमित की गई है तो उस निर्गमन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, हीनार्थ प्रबंधन की प्रणाली अपनाई जाए, नए नोटों का निर्गमन कितनी मात्रा में किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, उनके पीछे किस प्रकार की कोष पद्धति अपनाई जाए, साथ ही मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की विधि अपनाई जाए, गुणात्मक साख नियंत्रण किया जाए या मात्रात्मक साख नियंत्रण की किस विधि को अपनाया जाए, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत किस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता दी जाए, किस क्षेत्र में कितनी साख प्रदान की जाए, बैंक दर, मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं या जिसको हम बोल सकते हैं नगद कोषानुपात, वैधानिक कोषानुपात आदि में कितना परिवर्तन किया जाए, किस मात्रा में परिवर्तन किया जाए, ये इनमें से किस नीति को चुना जाए, कौन सी नीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है जिसको चुना जाए। तो ये सारे कार्य भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। देश के अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्टर अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत में हम बात करें तो एग्रीकल्चर भी महत्वपूर्ण है और साथ में उद्योगों का लगातार विकास हो रहा है, तो किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, इनमें से किस समय पर। देखिए, जैसे मौसम विशेष में कृषि ऋणों को प्राथमिकता दी जाएगी, या उद्योगों में किस समय प्राथमिकता प्रदान की जाए, कौन से उद्योग को पहले प्राथमिकता दी जाए, बड़े उद्योगों को या लघु और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। तो इन सारी नीतियों का निर्धारण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है। देश का केंद्रीय बैंक ही इस प्रकार की नीतियों को निर्धारित करता है और उनके आधार पर क्रियाओं का संपादन करता है। तो इस प्रकार से साख नियंत्रण का कार्य भी देश के केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक के कार्य हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। कोरोना टाइम में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।